नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते और आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के किच्छा पंत नगर के शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पीतर गांव पहुंचा, जहां पर सैनिक भुवन भट्ट का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। अब कुछ ही देर बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सैनिक भुवन भट्ट का अंतिम संस्कार त्रिशिला घाट में किया जाएगा। चले दूसरी खबर की तरफ बढ़ते और आपको बताते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज AMBPG में छात्र राजनीति के चक्कर में हर साल प्रवेश के दौरान हंगामा करते हैं। इस सत्र में भी सभी छात्रों को एडमिशन देने की मांगों को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। इन दिनों AMBPG कॉलेज में 5वीं विरायता सूची वाले विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के कारण सुबह 9 बजे से ही कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो रही है। ऐसे में विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्र नेताओं ने 100% प्रवेश की मांग कर रहे हैं। एडमिशन को लेकर परेशान हो रखे हैं क्योंकि 52% वालों की एडमिशन हो जाएगी। तब से आज आएगी, कल आएगी, मेरिट आ जाएगी। आज इवनिंग क्लास के लिए क्या कहते हैं बच्चों के एडमिशन के बच्चे घर में बैठ के लगातार फ़ोन के माध्यम से हम लोगों को लगातार बोल रहे हैं कि दीदी हमारे एडमिशन कब होंगे, हम लोगों को यहाँ पे प्रवेश कब मिलेगा। यहाँ दूसरी तरफ क्लासेस लगने लग गई हैं। हम लोग चाहते हैं, ये कल जो हंगामा हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इवनिंग क्लासेस के लिए। इवनिंग क्लासेस महाविद्यालय में और सारे बच्चे जो प्रवेश से वंचित रह रहे हैं उन सभी बच्चों को प्रवेश मिल पाए, इसीलिए यह आंदोलन किया गया था। बहुत बार प्राचार्य महोदय को, कुलपति महोदय को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत बार ज्ञापन भेजे कि सीटों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इस साल हमारे कॉलेज में सिर्फ 3000 सीटें हैं, बल्कि छात्रों ने रजिस्ट्रेशन 6000 से अधिक कर रखे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। हाल ही में इन्होंने ऑफलाइन पोर्टल खोला था जिसमें BA में करीब 1000 से ऊपर बच्चों ने फॉर्म जमा किए थे। तो BA में तो एक भी सीट नहीं है। तो इसीलिए हमने प्राचार्य महोदय को काफ़ी टाइम से ज्ञापन दिया था। प्राचार्य महोदय ने हमें कितनी बार ये कह के टाल दिया कि इतनी तारीख को आप आइए, इतनी तारीख को आइए। तो हमने अंतिम एक चेतावनी दे रखी कि 23 तारीख तक अगर संध्याकालीन शिफ्ट ना लगी तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पिछली साल की तरह यहाँ पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए, छात्रों का मामला है, छात्रों के लिए हम कभी भी कुछ भी करने को तैयार हैं। जब शिक्षा का अधिकार हर एक छात्र को है तो हमारा यही मुद्दा है कि हर एक छात्र को जो इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा रहा है उस हर एक छात्र को यहाँ प्रवेश मिले। उनकी हक की लड़ाई हम हर समय लड़ने को तैयार हैं। इटावा जनपद जिसमें एक परिवार के 4 बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सभी बच्चे अनाथ थे। 2 साल पहले उनके माता पिता की मौत हो गई थी। दूसरी घटना इटावा के इकदल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृपापुरा गांव के पास से आई है, जहां भाटिया पेट्रोल पंप की दीवार ढहने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए एक भाई और दादी का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और उन्हें भर्ती भी करवाया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देखिए, ये पहली वारदात नहीं है इटावा में। इससे पहले भी कई बार हमने सुना है कि दीवार जो है वो ध्वस्त हुआ है। इस पे अभी क्या सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, इटावा में कल से लगातार बारिश चल रही है, जिसके चलते इटावा में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। जिसमें प्रॉपर इटावा की बात करें तो प्रॉपर इटावा में 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है। इटावा से 15 किलोमीटर आगे एक दिल कस्बा पड़ता है, जहाँ पर एक वृद्ध आदमी की मौत हुई है। उसके बाद वहां से एक ब्लॉक पड़ता है, हैवा ब्लॉक, यहाँ पर एक आदमी की और मृत्यु हुई है। टोटल अभी 6 मृत्यु की पुष्टि हुई है। अब बात करता हूँ अगर इटावा की, तो इटावा में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट भी किया गया था। कुछ समय पहले अभी इटावा में बाढ़ भी आई थी। बाढ़ से भी इटावा वासियों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का जो खस्ता हाल काम है वो हम साफ देख सकते हैं, और एक बार नहीं बार बार। देखिए, मैं आपको इस चीज में बताना चाहूंगा, जिस तरीके सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का करोड़ों रुपए का बजट पास किया जा रहा है, उसके बाद धरातल पे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास जो आवंटित हो रहे हैं तो क्या वो पात्रों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश के चलते आज 6 लोगों की मृत्यु हुई है और जिनका घटना पे पहुंच के मुआयना किया गया है, तो कहीं ना कहीं पता चला है कि ये लोग वास्तव में पात्र थे, लेकिन इनको जो है प्रधानमंत्री आवास कहीं मुहैया नहीं कराया गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रशासन के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि जब प्रशासन देख रहा है कि इटावा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, हर बार इटावा में ऐसी कंडीशन, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो वहाँ के पात्र लोग हैं उनको सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं।
अभी फिलहाल लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वहां पे? देखिए, लोगों की प्रक्रिया तो यही है, प्रतिक्रिया कि लोगों से अगर बात की गई है तो लोगों का कहना ये है कि सरकार आती है, बातें करती है, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरी नहीं कर रही है। लोगों ने ये कहा है जब तक अब इसका कोई तोड़ नहीं निकलेगा, लोग कह रहे हैं हम जल्द से जल्द धरने पर बैठेंगे। बात करूं अगर सूबे की सीएम की, तो सूबे के सीएम ने अभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा कर दी है, मृतकों को देने की। और जो अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, उनके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, अब अगर उसकी बात करें तो उस पर प्रशासन अपना कोई कदम आगे उठाएगा भी, प्रशासन द्वारा कोई साफ नहीं किया गया, क्योंकि वो जो 4 मासूम बच्चे मरे हैं उसमें अभी उनके माँ बाप कुछ समय पहले वो स्वर्गवास हो गए थे। अब वो अपनी दादी के पास रहते थे, लेकिन कल रात को मूसलाधार बारिश के चलते उनके ऊपर जो है टीन गिरने से वो चारों बच्चे दब गए। अभी 5 मिनट पहले का मामला आपको बता दूं, इटावा में 5 मिनट पहले फिर 3 मासूमों की मौत हुई है और 2 महिलाओं की मौत हुई है। तो ये मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, मरने वालों की संख्या 11 हो गई है इटावा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से इटावा से हम आए दिन ये खबरें सुन रहे हैं, अब इसमें प्रशासन क्या नया रुख लेगी, ये देखने वाली बात होगी। गिर जाने से 4 बच्चों की डेथ की सूचना हम लोगों को लगभग 3-3:15 बजे के आसपास में मिली है। उसी घटनाक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। तो एक महिला हैं, आई थिंक, जिनको दादी बताया जा रहा है। डिटेल्स सभी कंफर्म हो पाएंगी जब और लोग इसमें अपना वर्जन देंगे, बट दादी बताई जा रही है। उनके साथ एक बच्चा जो और है वो अभी ठीक है। उसके अलावा 4 बच्चों की यहाँ पे डेथ हुई और अभी हम लोग मौका जाके देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि जो दीवार थी उसके गिरने से और उसकी जो ट्रॉमा हुई है उसकी वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई है। जो भी नियमानुसार अनुमान्य कॉम्पनसेशन है वो मॉर्निंग में घोषित भी कर दिया जाएगा और दे भी दिया जाएगा। और उसके अलावा बाकी लोगों से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहें। अतिवृष्टि की अभी भी 2-3 दिन की और सूचना है और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। कासगंज में दबंग नेताओं की दबंगी इतनी हावी है कि वो अवैध जमीनों पर कब्जा के साथ साथ कब्रिस्तान की जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां दरअसल कासगंज के सहवार थाना क्षेत्र में एक नेता ने मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर कब्जा करने की नीयत से रात में बुलडोजर चलवा दिया है, जबकि कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलने की सूचना पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने जमकर विरोध भी जताया। कब्जा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य कमल उर्फ टैनी बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई की सूचना सामने नहीं आ रही है। सावर थाना क्षेत्र के अंदर फरौली गांव में एक उस पर कब्जा किया जा रहा था कब्रिस्तान पे। क्या है पूरा मामला? मैं अभी आप लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि सावर तहसील में करौली गांव में कब्रिस्तान के संबंध में कोई प्रॉब्लम आई है। इस संबंध में हमारा एसडीएम सावर से वार्ता हुई है और उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं, नियमानुसार उसमें कार्रवाई कराएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से नॉर्थ जोन के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा ने अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जहां आप पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन निर्माण को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान अनुराग डांडा ने कहा कि संगठन निर्माण को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन का निर्माण किया जा रहा है। में एक लोगों में वेद है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत बड़ी हमारी वेद के तहत चलते हुए बढ़ोतरी हुई है। बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग करी और साथ ही में बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो पिछले दशक से ऑलमोस्ट यहाँ पर पार्टी का झंडा लेके चले हैं। तो पार्टी ने जहाँ इस विस्तार की तरफ नज़र डाली है तो पार्टी ने एक सिस्टम बनाने की उसमें कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि जब आगे का संगठन बने, जब इसका विस्तार हो, जब नई नियुक्तियाँ हों, तो हम कुछ इस तरीके से करें कि हम अपने हर नए पुराने कार्यकर्ता से संपर्क साधें, सबकी मंशा, सबकी मंजूरी, सबकी मर्जी, सबकी क्षमता को देखते हुए हम इस संगठन की एक रूपरेखा तैयार करें। तो उसी के तहत पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो हर प्रदेश में लागू होगा, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या आसाम। इसके तहत पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर असेंबली में जाके 2 से 3 चरण में मीटिंग करेगी, जहाँ पे वो कार्यकर्ताओं के नंबर लेंगे, टास्क लेंगे, एक चर्चा करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे वो क्या करें क्या नहीं। और उसके बाद आने वाले महीने तक हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारा कार्यकर्ताओं का नया जो संगठन है वो अनाउंस हो जाएगा। बोल रहे हैं ये सारे बौखला गए हैं पूरी तरह से और इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हरियाणा के गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि केजरीवाल जी जो है वादे कर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली का हो, तमाम जो वादे उन्होंने सुना।
दिए हैं इसको? हरियाणा के अंदर जो हम दिल्ली में फ्री देते हैं, जो हम पंजाब में फ्री देते हैं, हरियाणा में ये उनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। विद साहब से ही पूछ रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आप इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। मैं कैमरे में देख के पूछ रहा हूँ, देख रहे होंगे साहब। एक भी चीज़ इनमें से आप हरियाणा में फ्री नहीं देते। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है विद साहब, ये बता दीजिए। अपने किस परिवार के व्यक्ति को आपने 3 लाख करोड़ दे दिया, अपने किस दोस्त को ये 3 लाख करोड़ दे दिए, ये पैसा कहाँ चला गया, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा जो फ्रीबीज देने का तरीका वो गलत है। हम जो तरीके से जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दिल्ली में फ्री देते हैं, उन सारी सुविधाओं को देने के बावजूद 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का। अगर विद साहब को सीखना होगी हिसाब किताब कैसे करते हैं, ये फ्री सुविधाएं देने के बाद भी बजट प्रॉफिट में कैसे रहता है, तो क्लास लगवा लेना, केजरीवाल जी के पास जाएं, अपने मुख्यमंत्री को भी लेके चले जाएं, दोनों लोग वहां क्लास लगाएं। ज़्यादा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है आधे 1 घंटे में इतना गुर तो सिखाई देंगे कि 500, 1000, 2000 करोड़ बचाना सीख जाएंगे। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की कमर तोड़ दी थी। रोजगार बंद होने के बाद ऐसे लोग घर खर्च के लिए भी रुपए नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इन रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए वरदान सी साबित हुई। नगर निगम करनाल से पहले चरण में करीब 2500 स्ट्रीट वेंडर्स ने बैंकों के जरिए 10,000 रुपए का कर्ज लेकर खुद का रोजगार शुरू किया है और आज खुद के साथ परिवार की जिंदगी भी संवार रहे हैं। समय पर बैंक लोन जमा करने के कारण अब इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण भी दिया जा रहा है। पहले तो ये बताऊंगा कि पीएम स्वनिधि स्कीम की शुरुआत 1 जून 2020 को जब कोविड-19 आया था तब इसकी शुरुआत की गई थी और उसमें सब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जितने भी करनाल शहर या पूरे इंडिया के अंदर जितने भी पथ विक्रेता हैं उन सबको 10,000 रुपये का ऋण दिया गया था बैंक के माध्यम से और उस ऋण में 7% सेंट्रल गवर्नमेंट ब्याज अनुदान देगी तथा 2% जो है वो राज्य सरकार अनुदान देगी, जबकि ये पूरा लगभग 9% बैठ जाता है। और ये पथ विक्रेता द्वारा इसको जो है 1 साल के अंदर वापस करना होता है। जो पथ विक्रेता डिजिटली लेन देन करेगा 100 या 100 से अधिक तो उसको 100 रुपये पर मंथ यानी 1200 रुपये कैशबैक एक इंसेंटिव के रूप में अलग से मिलेंगे उनको। तो वर्तमान समय में जब ये हमारे टोटल जो पथ विक्रेता आइडेंटिफाई हुए थे 3254 पथ विक्रेता हमने आइडेंटिफाई किए थे करनाल शहर के अंदर, जिनमें से 2728 पथ विक्रेताओं को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है और 2728 के अगेंस्ट 2557 पथ विक्रेताओं को 10,000 का लोन विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। मैं 10 साल से करनाल में रेहड़ी का काम कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था पहले, अचानक बीच में 2020 में लॉकडाउन आ गई, उसमें हमारी काम ऐसी तैसी हो गई काम की। उसके बाद मैं बैठ गया घर पे बैठने के बाद 4-5 महीने बाद फिर मैं दोबारा काम स्टार्ट किया। काम मेरा चल ही नहीं रहा था, मेरे पास पूंजी था नहीं। कुछ दिन के बाद मुझे पता लगा कि नगर निगम करनाल की तरफ से जो नगर निगम की कर्मचारी है उन्होंने बताया कि एक लोन मिल रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। उस लोन से मुझे 10,000 रुपये मिला और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाने में मैं कामयाब हुआ। और पहला जो हमारा लोन था उसको मैं अच्छी तरह से चलाया और लोन को सधा भी दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 20,000 का लोन मिला मुझे और आज मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारा परिवार भी खुश है और हमारा धंधा भी अच्छा चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।